तो सभी को राम राम। चले बेटा, राजस्थान का भाषा बोली एवं साहित्य बड़ा गजब का टॉपिक है और डायरेक्टली हम फैक्ट पे अटैक करें यानी क्यूबिक रिवीजन हमारा कैसा होगा। सीधा सीधा मैं फैक्ट पे आप लोगों को ले जा रहा हूं। देखिए, ये आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे राजस्थानी भाषा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या क्या बन सकता है, मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम हमें उल्लेख कहां मिला। उल्लेख का राम राम बेटा सभी को, अब क्लास पढ़ने दीजिए हम लोग। बहुत बढ़िया होती है, थैंक यू। अब बेटा कंटिन्यू आप लोग पढ़ते हैं। मेरी बात को 3 घंटे तक आराम से आपको सुनना है और 3 घंटे में देखते हैं कितना टॉपिक हम निकालते हैं। शाम को आप 9 बजे उपस्थित होना है, वहां पर आप लोगों को भारत का संविधान का मैराथन चलेगा। मैराथन का प्रोग्राम आपका रहेगा 5-7 दिन का। सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें, देखो राजस्थानी हमें जो भाषा है उसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें उदोतन सूरी के द्वारा एक रचना लिखी गई कुल्यमाला। कुल्यमाला की कुल्यमाला के जो रचनाकार है वत्सराज उदोतन सूरी, वो वत्सराज के दरबारी कवि थे। यानी जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश में एक राजा हुआ, उनका नाम वत्सराज है और वत्सराज के दरबारी कवि उनका नाम उदोतन सूरी है। उदोतन सूरी के द्वारा उदोतन सूरी द्वारा एक रचना लिखी गई, उसे कहते हैं कुल्यमाला। और कुल्यमाला में कुल मिला के 18 भाषाओं का उल्लेख है। यहां कहा गया कि हमारी भाषा है, हमारे इस प्रदेश को क्या कहा, मरु प्रदेश कहा बेटा। और मरु प्रदेश की जो भाषा है उसे क्या नाम दिया गया, मरु भाषा नाम दिया गया। तो मरु भाषा का हमें सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो आप लोग कहेंगे गुरुजी उदोतन सूरी के कुल्यमाला में लिखता है। राम राम बेटा सभी को राम राम। राजस्थानी भाषा की शुरुआत कहां से मानी जाती है, देखो वहां पे हमें कुल्यमाला में उल्लेख मिला है। सवाल पूछा है कि राजस्थानी जो भाषा है उसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है। शुरुआत आएगी बेटा 12वीं शताब्दी में, क्योंकि हमें 1168 ईस्वी में एक रचना देखने को मिली और उसका नाम है राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना, जिसका नाम भारतेश्वर बाहुबली घोर है। ये वज्र सेन सूरी की रचना है। आप ये बिल्कुल क्लियर कर लें, कहीं आप कुल्यमाला में हमें जानकारी मिलती है, थोड़ा सा उल्लेख मिला है कि ये इस प्रदेश की भाषा मरु भाषा है। लेकिन हमें राजस्थानी में जो हमें पहला ग्रंथ मिलता है, राजस्थान में हमें पहली रचना मिलती है, तो ध्यान रखें उस रचना का नाम क्या है, तो आप लोग कहेंगे भरतेश्वर बाहुबली घोर है, जो कि 1168 ईस्वी की रचना है, वज्रसेन सूरी ने लिखी। तो राजस्थानी भाषा की शुरुआत कहां से मानी जाती है, ये डायरेक्टली सवाल बनता है। आप लोग कह देंगे सर ये मानी जाती है 12वीं शताब्दी से। राजस्थानी भाषा का विकास कहां से हुआ है, यह भी आपके सवाल बनता है। आप कह देंगे गुरु मरु गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। देखिए अपनी अपनी एक लिपि होती है, राजस्थानी भाषा की अपनी लिपि है, हिंदी भाषा की अपनी लिपि है। लिपि का मतलब होता है लिखने की कला। लिपि का मतलब क्या होता है बेटा, लिखने की कला। तो हमारे पास जो राजस्थानी भाषा की लिपि है, वो लिपि का नाम है देवनागरी। माफी चाहूंगा, हिंदी की देवनागरी है, राजस्थानी की लिपि है उसका नाम है महाजनी होती थी। इस महाजनी लिपि का जो प्रयोग करते थे वो बढ़िया लोग करते थे, इसलिए इसे हमने बढ़िया वाटी भी कहा है। और बढ़िया लोग करते थे तो इसको मोड़ मोड़ कर लिखते थे, इसलिए इस लिपि को हमने मुड़िया लिपि भी कहा है। यानी राजस्थानी की लिपि आप देवनागरी मत कर देना, हाँ देवनागरी लिपि जरूर है, लेकिन बेटा वो हिंदी भाषा की लिपि है। राजस्थानी भाषा की अगर लिपि की बात करेगा आप लोगों से, तो वो बढ़िया वाटी है, वो महाजनी है, वो मुड़िया लिपि है। ये राजस्थानी भाषा की लिपि है। मुड़िया अक्षर की अगर आप लोगों से आविष्कार की बात करें, तो आप लोग कहेंगे गुरुजी वो टोडरमल है। अब देखो हर भाषा का अपना दिवस है, हिंदी भाषा का अपना दिवस है, राजस्थानी का अपना दिवस है। कहीं आप लोग राजस्थानी भाषा दिवस को हिंदी भाषा दिवस में समझ जाना। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे हिंदी भाषा दिवस की बात करेगा तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 3 बात होती है, एक राजस्थान, राम राम बेटा राम राम। एक बात होती है राजस्थानी भाषा दिवस, एक होता है राजस्थान दिवस और एक होता है राजस्थान स्थापना दिवस। तीनों के तीनों टॉपिक आपके अलग अलग है। जैसे हम लोग बात करेंगे राजस्थानी भाषा दिवस, तो राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मना रहे हैं, ये ध्यान रखें। राजस्थान दिवस पूछे 30 मार्च को, और राजस्थान स्थापना दिवस यानी हमारा एकीकरण बन के जो तैयार हुआ बेटा, वो 1 नवंबर 1956 को तैयार हुआ। तो इस दिन हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाएंगे। लेकिन बोर्ड की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान रखें राजस्थान स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वहां पे आप लोगों के 30 मार्च लिख रखा है, ये बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं सर राजस्थानी भाषा बोलियों का वर्गीकरण किसने किया। इधर देख पा रहे हो आप लोग, ये याद देखेंगे राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण, तो यहां से एक सवाल बन जाता है। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण कर रहे हैं वो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन 1912 में कर रहे हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक का नाम लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, यानी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है। इस लेखन इसका 1912 में हुआ। और ध्यान रखें ये लिखने वाले हैं, इनका नाम है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। तो राजस्थानी ग्रियर्सन राजस्थानी
बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने किया। किसमें किया? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। इसके अलावा ध्यान रखिए राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, आप राजस्थानी भाषा का शब्दकोश कह दीजिए, राजस्थानी भाषा का व्याकरण कह दीजिए। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं महान व्यक्तित्व, ये पंडित सीताराम लालस है। ये पंडित सीताराम लालस ने, ये ध्यान रखें, जो राजस्थानी भाषा है उस राजस्थानी भाषा का इन्होंने शब्दकोश लिखा था। ये शब्दकोश में आप लोगों से 2-3 बात पूछ सकता है। शब्दकोश लिखा, इसमें 2 लाख शब्द है। कितने लाख शब्द है? 2 लाख शब्द। और 2 लाख शब्दों में से जो अधिकांश शब्द है, 2 लाख शब्दों में से जो अधिकांश शब्द है वो ध्यान रखना किसके हैं? मारवाड़ी के। अधिकांश शब्द किसके हैं? मारवाड़ी के। ये भी मालूम होना चाहिए। और पंडित सीताराम लालस ने इतना बढ़िया काम किया कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और ध्यान रखें, इन्हें एक इनसाइक्लोपीडिया पत्रिका है, क्या नाम है? इनसाइक्लोपीडिया, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। ये एक पत्रिका है जो कहती है कि ये राजस्थानी भाषा का मसाल है। तो राजस्थानी भाषा का मसाल किसे कहा जाता है? पंडित सीताराम लालस को कहा जाता है। और किसने कहा बेटा? तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका द्वारा कहा गया। तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला गया है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा सीताराम लालस ने। 2 लाख शब्द हैं, उसमें से अधिकांश शब्द मारवाड़ी के हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन्हें राजस्थानी भाषा का मसाल कहा है। और राजस्थानी भाषा का जो मसाल कहने वाले हैं वे ध्यान रखना वो कौन है? इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका है। एक हमारे पास पॉइंट आता है जो हमेशा एग्जामिनर आपसे पूछता है, हिंदी में प्राचीन लिपि माला। मैं इस क्लास में उन्हीं तथ्यों को लूंगा, मैं इस क्लास में उन्हीं पॉइंटों को लूंगा जहां से एग्जामिनर सवाल पूछता है। इस क्लास का उद्देश्य ज्ञान बांटना नहीं है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, ज्ञान बांटना, ज्ञान बांटना, ज्ञान बांटना इस क्लास का बिल्कुल नहीं है। इस क्लास का उद्देश्य है डायरेक्ट सवाल पकड़ाना। आपका पेपर आने दो, मैं एक एक सवाल आपको काउंट करके बता दूंगा मैराथन से। देखो ये सवाल यहां से ये पूछा, ये सवाल ये पूछा है, ध्यान रखें आप लोग। बिल्कुल थेवा कला को भी सम्मिलित किया गया है, बात करेंगे राजस्थान की कलाओं में। तो मेरा अटैक वहां है जहां से एग्जामिनर सवाल, इस क्लास का उद्देश्य अलग है, ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करते हैं बेटा, अगला पॉइंट। और ये नोट्स आप सभी मंगवा लें, जिन्होंने नहीं मंगवाए ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा ले, या आप मार्केट में पता कर ले, है ना? तो आपको वहां बुके सेलर मिल जाएंगे। आप लोग पता करेंगे तो वहां लगभग सभी दुकानों उपलब्ध है। और नहीं मिल पा रहे तो आप यहां से मंगवा ले, वही आपको रेट में उपलब्ध है, ताकि आप क्लास में लेके बैठ जाए तो आप लोगों को टेंशन नहीं होगी, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। कोचिंग में आपने कितने पैसे बर्बाद कर दिए, उससे भी आपको को डबल फायदा के साथ ये क्लास याद होगी। हम बात करें हिंदी में प्राचीन लिपि माला, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ये सिरोही का रहने वाला था, आगे बात करूंगा। इन्होंने हिंदी में प्राचीन लिपि माला लिखी, कई बार सवाल पूछता है। डिंगल का हेरोस, हेरोस का मतलब है बेटा इटली का एक राजकुमार था, और इटली के राजकुमार का नाम हेरोस था। ये व्यक्ति एलपी टेसिटोरी, आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। एलपी टेसिटोरी इटली का रहने वाला था। इनका जो जन्म हुआ वो उदिना गांव में हुआ। उदिना गांव 1887 में एलपी टेसिटोरी का जन्म हुआ। 1914 में ये राजस्थान आए। ये वही व्यक्तित्व है, कभी पढ़ा हो, कालीबंगा सभ्यता का सबसे पहले अगर किसी को आभास हुआ, सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता का अगर किसी को आभास हुआ कि यहाँ कोई पुरातात्विक स्थल हो सकता है, हालांकि सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान रखें आप लोग, वो यही व्यक्ति थे डॉक्टर एलपी टेसिटोरी। ये कहां से आए? ये इटली से आए, और इटली में एक राजकुमार था, उस राजकुमार का नाम क्या था? हेरोस था। क्लियर? राजकुमार नाम क्या था? हेरोस था। तो ध्यान रखें, इस एलपी टेसिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर को एक नाम दे दिया, डिंगल का हेरोस। डिंगल एक शैली है, और ध्यान रखें हेरोस एक राजकुमार है। तो हेरोस का मतलब क्या है? राजकुमार। बेटा राम राम सभी को, बहुत सारा आशीर्वाद। राजस्थानी भाषा का स्थान देखो, भारत में 7वां स्थान है और विश्व में 16वां स्थान है। आज सवाल बनता है, क्या सर राजस्थान ही मातृभाषा है? नहीं बेटा, देखिए 2 बात समझ लीजिए कि राजस्थानी राजभाषा है, मातृभाषा। हम लोग कहेंगे सर राजस्थानी हमारी मातृभाषा है, राजभाषा नहीं है, क्योंकि राजभाषा हमारी हिंदी है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी संविधान की जो अनुसूची होती है, 8वीं अनुसूची, उस 8वीं अनुसूची में हमारी राजस्थानी भाषा को स्थान नहीं दिया गया है, तो यह हमारी राजभाषा नहीं है। हालांकि भोजपुरी, राजस्थानी और भोंटी 3 भाषा, भोजपुरी, राजस्थानी, भोंटी, तीनों को तीनों प्रयासरत है। जो ध्यान रखें 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं है, इसलिए राजभाषा नहीं है। आप कहेंगे गुरुदेव राजभाषा का मतलब क्या होता है? देखो राजभाषा का मतलब होता है राज कार्य की भाषा। जैसे आप गुजरात में जाएंगे तो वहां का समस्त कार्य आपको गुजराती में मिलेगा, आप पंजाब में जाएंगे तो वहां का समस्त कार्य आपको पंजाबी में मिलेगा। वो क्या है? राजभाषा है।
हमारे यहाँ हम राजस्थान में कोई भी काम करेंगे तो हमें या तो हिंदी में या अंग्रेजी में, राजस्थानी में हमें कोई लेटर नहीं मिलता। वजह क्या है? राजस्थानी में हमें कोई कागज नहीं मिलता गवर्नमेंट का, क्योंकि हमारी राजभाषा नहीं है। जिस दिन 8वीं अनुसूची में इसे शामिल कर लिया गया उस दिन हमारा काम भी राजस्थानी में हो जाएगा, हमारा पेपर भी राजस्थानी में होगा, उसका ट्रांसलेशन है वो आपको अंग्रेजी में उपलब्ध होगा। ठीक है, ये पंडित सीताराम लाला साहब। आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर रहे थे आप लोगों के, ये 778 नहीं है, 768 ईस्वी है। 768 ईस्वी 78 नहीं है, कि हमें सर्वप्रथम जहां उल्लेख मिलता है, दो बात समझ लीजिए आप लोग, कि हमें ये 778 नहीं है बेटा, 768 ईस्वी है। ये 78 नहीं, 768 ईस्वी है ना, ये ध्यान रखिए आप लोग, 768 ईस्वी है। हाँ, माफी चाहूंगा 778 है, गुड, 778 है, 778 है, गुड। तो सर्वप्रथम हमें मरु भाषा का जहां कोई उल्लेख मिला है, मैंने अभी आप चर्चा की, वो कुवल्यमाला मिला है। कुवल्यमाला किसके द्वारा लिखी गई? तो हम कहेंगे उदोतन सूरी के द्वारा लिखी गई। उदोतन सूरी किस राज्य का दरबारी कवि था? हम लोग कहेंगे गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज के दरबारी कवि था। और पूछता है आप लोगों से, उदोतन सूरी ने कुवल्यमाला में कितनी भाषाओं का जिक्र किया है? आप लोग कहेंगे 18 भाषाओं को। बिल्कुल बेटा, देखो दुख होने वालों को दुख भी होगा, कई घरों में चूल्हा नहीं जलेगा, ऐसा ही भर्ती रद्द हुई है, मानता हूं इस बात को, लेकिन माननीय न्यायालय का बहुत बड़ा फैसला है। आप कोई पेपर लेने से पहले 10 बार सोचेगा। कोई कहेगा ना फ्री में पेपर ले ले भाई, पैसा मत दे, तू फ्री में ले ले, है ना, तो भी कोई पेपर नहीं लेगा। इसलिए आपको ये जीत मुबारक हो। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ लोगों को पढ़ने वाले भी थे, तैयारी करने वाले भी थे, उनको थोड़ा धक्का जरूर लगा होगा, मानता हूं इस चीज को, उनसे क्या बीतरी होगी उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन वाकई एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है माननीय न्यायालय का। अब आपके पेपर चोरी नहीं होगी। सरकार की रिपोर्ट गई, सरकार ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी, बिल्कुल बिल्कुल अब ये पेपर चोरी नहीं होगी, ध्यान रखें। आप सभी को मुबारक हो, ईमानदारी के साथ कंपटीशन देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो इसमें दूसरी बात, आज हम बात करें सर मरु भाषा क्या आज हमारे वर्तमान में है? देखिए बेटा, मरु भाषा नाम की नहीं है, मरु भाषा ने अपना रूप परिवर्तन कर लिया है, मरु भाषा बदल चुकी है। कैसे? जरा देखिए, जब मरु भाषा थी, मरु प्रदेश था इस इलाके को, तो हमने इसको मरु भाषा कहा। आगे ये इलाका हमारा मारवाड़ बन गया, तो मरु भाषा को हमने क्या कहा था? मारवाड़ी कहा था। मारवाड़ी में जो लेखन का काम किया है वो चारण जाति के लोगों ने किया है, इसलिए इसे हम चारणों की बोली कहते हैं। और राजस्थान का अधिकांश साहित्य है वो चारण में, डिंगल में है, इसलिए इसे साहित्य की बोली कहते हैं, मानक बोली कहते हैं, राजस्थानी बोली कहते हैं। अब हमारे पास 2 पॉइंट है, एक डिंगल और पिंगल क्या है, ये ध्यान रखें आप लोग। डिंगल और पिंगल, ये डिंगल पिंगल भाषा नहीं है, ये साहित्य लेखन की 2 शैलियां हैं। और डिंगल पिंगल से आपका सवाल बनता है। देखिए, मैंने पूरी तरीके से, मैं हमेशा ब्रह्मास्त्र नोट्स में कोशिश कर रहा हूं कि मेरे विद्यार्थी को इजी रूप में सब बातें समझ में आए, ज्यादा पढ़ना ना पड़े, और छूटे कुछ है नहीं, उस हिसाब से मेरे नोट्स तैयार किए जाते हैं। साहित्य लेखन की 2 शैलियां, अब हमारे पास 2 शैलियां हैं। नंबर 1, एक का नाम है डिंगल और एक का नाम है पिंगल। ये क्लियर कर लीजिए बेटा, डिंगल और पिंगल ये कोई बोली नहीं है, ये कोई भाषा नहीं है, ये साहित्य लेखन की 2 शैली है। दोनों में फर्क क्या है, सबसे पहले हम उसमें बात करेंगे। देखिए, डिंगल जो लिखा है कवि, हम लोग कहेंगे सर यहां चारण जाति के कवियों के द्वारा लेखन किया जाता है, वो हमारे पास डिंगल है। हम बात करें पिंगल, भाट जाति के कवियों के द्वारा जो लेखन किया जाता है वो हमारे पास पिंगल है। तो एक तरफ चारण जाति के लोगों के द्वारा और एक तरफ हमारे पास भाट जाति के लोगों के द्वारा, एक फर्क तो लिखने के आधार पर हो गया। फिर हमने कहा कि आप लोगों का कि रचना किस रूप में होती है, हम कहेंगे सर अगर डिंगल है तो उसमें रचना होती है लोक गाथा, लोकगीत, सोरठे और ख्यात के रूप में होती है। या तो लोक कथा होगी, राम राम बेटा, या उसमें लोकगीत होंगे, या उसमें सोरठे होंगे, या उसमें ख्यात होंगे। अगर हम पिंगल की बात करें तो पिंगल में दोहा और छंद होते हैं। आपने देखा होगा केसर सिंह बारट के चेतावनीरा चुंगटिया, तो ध्यान रखें आप लोग, वहां ये काम मारवाड़ी में होता है, यानी इस पे जो लेखन हुआ है वो मारवाड़ी का हुआ है। तो मारवाड़ी के साहित्य की शैली डिंगल है, और दोहा और छंद आपको ब्रज भाषा में देखने को मिलता है, तो ब्रज भाषा की साहित्य की शैली पिंगल है। आप देखेंगे राजस्थान का मानचित्र आप लोगों से सवाल पूछता है। आप देखो मारवाड़ी कहाँ है, हमारे पश्चिम की तरफ है। कई बार पूछ लेता है कि भाई पश्चिमी राजस्थान के साहित्य की शैली कौन सी है, तो पश्चिमी राजस्थान के साहित्य की शैली डिंगल है। और ध्यान रखें आप लोग, यहाँ पूर्वी राजस्थान के साहित्य की शैली पिंगल है। ब्रज भाषा को लिखने की शैली पिंगल है, और राजस्थानी को लिखने की शैली है, ध्यान रखें आप लोग, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिंगल कहेंगे। ठीक है, तो आपके पश्चिमी राजस्थान में प्रचलन कौन सी शैली का है, डिंगल का है, और पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में किसका है, पिंगल का है। तो आप बताइए डिंगल और पिंगल। हाँ चले बेटा, ये ध्यान रखें आप लोग, क्लियर। तो ध्यान रखें आप लोग, ये आप लोग साहित्य लेखन की 2 शैली है, मेरे हिसाब से एकदम क्लियर। अब एक सवाल बनता है कि सर
अधिकांश जो लेखन किया है वो लेखन डिंगल में किया है, चारण जाति के कवियों ने किया है। भाट जाति का जो काम होता था वो राजाओं की वंशावली रखने का काम होता था, किनका? भाट जाति का। और भाट जाति में ऐसा नहीं कह सकते कवि नहीं हुए, कवि हुए लेकिन बहुत कम हुए। अगर इनमें हम सबसे प्रसिद्ध कवि की बात करेंगे तो वो कवि चंद्रवरदाई थे। चंद्रवरदाई का जन्म बेटा 1148 ईस्वी में लाहौर में हुआ और मूल नाम इनका पृथ्वी चंद भट्ट था। ये भाट जाति से थे और पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, इनके द्वारा जो रचना लिखी गई उस रचना को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान रखिए, पृथ्वीराज रासो कहते हैं। ये पृथ्वीराज रासो पिंगल में लिखी गई थी, लेकिन ये बीच में अधूरे छोड़ के चले गए। ये बीच में अधूरे छोड़ के चले गए, ये बीच में अधूरे छोड़ के। सर जी बुक से आप पढ़ा रहे हो, सेम टू सेम मेरे पास है ये। हाँ बेटा वही है तो। अरे भाई रीट का दामाद बेटा, अपना कोई अलग से नहीं लेंगे टाइटल। हम यही तो चाहते हैं कि आप लोगों के पास में जो आपने नोट्स मंगवा रखे हैं उन नोट्सों को ही कंटिन्यू किया जाए, उन नोट्सों को ही बच्चों को पढ़ाया जाए, उन नोट्सों से ही क्विक रिवीजन करवाया जाए, ताकि जिनके पास है उनको तो बेनिफिट मिलेगा मिलेगा, जिनके पास नहीं है वो भी कम से कम यहां से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल वही करेंगे अपन लोग। पाठ्य सामग्री अपनी एक ही दिशा में जाएगी, ये ध्यान रखें आप लोग। हमारे पास पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया ये पृथ्वीराज रासो है बेटा, अधूरा था। इसे पूर्ण किया वो पृथ्वीराज चौहान के इनके चंद्रवरदाई के दत्तक पुत्र है जल्लड़ ने किया। ध्यान रखना आप लोग। एक जाति होती है हमारे पास, उसका नाम है बेटा मोतीसर। क्या नाम है? मोतीसर। तो मोतीसर क्या है? चारण जाति के याचक होते थे। याचक का मतलब है मांगने वाला। और ध्यान रखिए ये जोशपूर्ण गीत गाते थे। आपसे पूछ सकता है कि जोशपूर्ण गीत गाने का काम कौन करते थे? आप लोग कहेंगे गुरुदेव मोतीसर करते थे। आगे हमारे पास नाम आया डाडी। ये कलाधर्मी जाति थी जिनका योगदान राजस्थान के साहित्य में रहा है। और कवि बदर डाडी है, इन्होंने वीर भायड़ नामक रचना लिखी है। ये कई बार आप लोगों से पूछा गया है। बात करते हैं कि सर राजस्थानी जो भाषा है उसका उद्भव कहां से माना जाता है, तो आप लोग कहेंगे सर 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में 1178 नहीं है बेटा, 1168 है। ये 78 नहीं है, 1168 में एक रचना लिखी गई भरतेश्वर बाहुबली घोर। राजस्थानी की अगर हमें कहीं पे पहली रचना देखने को मिलती है तो वो मिलती है भरतेश्वर बाहुबली घोर। ये ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद हमारे राजस्थानी साहित्य के काल है, इन्हें आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये और यहां से हम लोग एक अलग से मैं आप लोगों को एक डायग्राम और लेता हूं, उससे हम लोग जल्दी कर पाएंगे, है ना। एक डायग्राम और चलाते हैं अपन लोग, उससे बेहतर कर पाएंगे आप लोग। ये देखिए यहां तक हमारा हो गया। हाँ यहां तक हो गया था हमारा। इसके बाद अभी हमारे पास नाम आ रहा था पंडित सीताराम लालस हो गया, रामकरण आसोपा और एलपी टेसीटोरी। जरा देखिए आप लोग, यहां पे बात करते हैं हम लोग रामकरण आसोपा। रामकरण आसोपा से सवाल बन जाता है। आप जन्म वगैरह ध्यान मत रखिए। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि देखिए गुरुदेव मारवाड़ी, है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आज भी आप लोगों को भारत का संविधान पढ़ने को मिलेगा। ये आप लोगों के रामकरण आसोपा है। कौन है रामकरण आसोपा? ये रामकरण आसोपा ने ये कहा था कि मारवाड़ी है वो मारवाड़ी डिंगल है, डिंगल ही हमारी राजस्थानी है। ये अच्छा सवाल बन सकता है आप लोगों के कि वो साहित्यकार कौन है जो कह रहे हैं कि मारवाड़ी डिंगल है, डिंगल ही राजस्थानी है, तो वो रामकरण आसोपा है। इनकी रचना आप लोगों को याद करवा दूं। देखो इनके द्वारा राजस्थानी भाषा का शब्द, राधे राधे बेटा, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश की बात करेगा तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश पंडित सीताराम लालस के द्वारा लिखा गया। पंडित सीताराम लालस राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखेगा। लेकिन ध्यान रखना डिंगल का शब्दकोश की बात करें, डिंगल का शब्दकोश, तो डिंगल का शब्दकोश कौन लिख रहे हैं? रामकरण आसोपा। याद करने का तरीका देखिए, जब हम डिंगल का शब्दकोश लिखेंगे तो डिंगल का वृहद कोश हो जाएगा। ये आदमी मारवाड़ का रहने वाला था, तो मारवाड़ का इतिहास तो जानता ही होगा, ये मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास भी जानता होगा। तो बहुत बेहतर क्वेश्चन है आप लोगों के पास। डिंगल का एक डिंगल शब्दकोश, डिंगल एक वृहद कोश, मारवाड़ का मूल इतिहास और मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास, चारों बातें ध्यान रखना। डिंगल का शब्दकोश रामकरण आसोपा ने सवाल पूछ सकता है। डिंगल एक वृहद कोश, रामकरण आसोपा ने सवाल पूछ सकता है। मारवाड़ का रहने वाला था तो मारवाड़ का मूल इतिहास और मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास, ये इनकी क्या है? रचनाएं है। इसके अलावा ये रचना आप याद करो तो कर लेना, ठिकाना संकवाल का इतिहास, पोकरण का इतिहास, निबेड़ का इतिहास और गीता की मारवाड़ी भाषा में जो टीके लिखी वो रामकरण आसोपा ने लिखी। रामकरण आसोपा ने जिस व्यक्ति के साथ काम किया वो डॉक्टर एलपी टेसीटोरी साहब है। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी साहब है बेटा, यहाँ के रहने वाले नहीं थे, ये उदीना गांव के रहने वाले थे। कहां के? उदीना गांव। ये उदीना गांव कहां पड़ता है? इटली में। उदीना गांव इटली के रहने वाले थे।
और 13 दिसंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। यानी रहने वाले कहां के थे? ये उदीना गांव इटली के थे। ये यहाँ के राजा थे, वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी थे। देखो इनका तो जन्म हो रहा है 1887 में, और शायद मुझे इतना याद आ रहा है कि 1887 में महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर के राजा बने थे। इसके बाद राजस्थानी ये महाराजा गंगा सिंह ने बुलाया इनको, और ये 1914 में राजस्थान पहुंचे। उद्देश्य था राजस्थान के साहित्य की खोज करने। राजस्थान की साहित्य खोज करने के लिए आया, तो ये जहां कालीबंगा सभ्यता है उधर भी घूमने के लिए गया था। तो इन्होंने सबसे पहले ये ऐसा जताया कि यहाँ कोई पुरातात्विक स्थल हो सकता है, लेकिन उस समय सरकार ने इनकी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया और वहां पे खुदाई नहीं हुई, बल्कि ये बहुत पहले ये अनुमान लग चुका था कि यहाँ कोई पुरातात्विक स्थल हो सकता है, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो कभी आपसे पूछा जाए कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, तो आप लोग कह देंगे सर एलपी टेसीटोरी के द्वारा लगाया गया। इनके द्वारा दो रचनाएं, डिंगल का ऐतिहासिक सर्वे और पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण, दोनों रचना इनकी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा। इनके देखिए कब जन्मे? 1887 में। 1887 से लेके और देखेंगे आप 1919 में इनका निधन हो गया। यानी बहुत कम 30-35 साल की उम्र में ये अलविदा कह गए। निधन कहाँ हुआ? बीकानेर में। और एलपी टेसीटोरी की कब्र भी कहाँ है? बीकानेर में। आपसे बीकानेर म्यूजियम की बात करेगा तो बीकानेर म्यूजियम की स्थापना भी कहाँ हुई? बीकानेर में। निधन हो गया। इनकी जीवनी किसने लिखी होगी? जीवनी लिखने वाला व्यक्ति है, उनका नाम नथमल जोशी है, और जीवनी का नाम है धोरारा धणी। जीवनी का नाम क्या है? धोरारा धणी है। यहां पे एक शब्द लिखा है मैंने, डिंगल का हेरोस। देखो हेरोस कहां है? हेरोस इटली का राजकुमार है। ये एलपी टेसीटोरी कहां से आया है बेटा? उदीना गांव इटली से आया है। और इटली में एक राजकुमार था, उस राजकुमार का नाम क्या है? हेरोस है। तब यहां काम किया तो बीकानेर में भी इनको राजकुमार मिल गए, और बीकानेर में राजकुमार मिला, उनका नाम पृथ्वीराज राठौड़ है। पृथ्वीराज राठौड़ है, वो डिंगल के जानकार थे। डिंगल के जानकार थे तो ध्यान रखें, इस एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को एक नाम दे दिया, और वो नाम है डिंगल का हेरोस। मैं आपसे पूछूं हेरोस का मतलब क्या है? सकी गुरुदेव, हेरोस का मतलब राजकुमार है। उस राजकुमार की तुलना इटली के राजकुमार से कर दी। अब हम क्या पढ़ेंगे? एलपी टेसीटोरी पूरा हो गया, और इसके बाद हम पृथ्वीराज राठौड़ पढ़ेंगे। बहुत संक्षिप्त में, बहुत अच्छी तरीके से हम कवर कर रहे हैं। रिवीजन का इससे अच्छा माध्यम नहीं हो सकता। क्विक रिवीजन करना है तो राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्सों पे आप लोगों को आना पड़ेगा। बात करें पृथ्वीराज राठौड़, भाई रहने वाला कहां का था? बीकानेर के। बीकानेर के कल्याणमल के ये बेटे थे, और कल्याणमल ने 1570 के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करी, यानी इन्हें अकबर की सेवा में छोड़ के आ गया। अकबर के दरबार में कवि के रूप में काम करने लगा, तो इन्हें ध्यान रखा, ये गागरोन का दुर्ग है झालावाड़ वाला, ये गागरोन का दुर्ग झालावाड़ वाला इन्हें जागीर में दिया गया। और गागरोन में रहते हुए इन्होंने एक वचनिका लिखी, और उस वचनिका का नाम है बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका। ये एक ग्रंथ है बेटा, बेली 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 कृष्ण रुक्मणी वचनिका। ये ग्रंथ है जो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया। इसकी भाषा पूछेगा आप लोगों से उत्तरी मारवाड़ी। 100% इस टॉपिक से आपको 2-3 सवाल देखने को मिलेंगे। एलपी टेसीटोरी के द्वारा, ये ध्यान रखें आप लोग, माफी चाहूंगा, बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका की रचना कौन कर रहे हैं? पृथ्वीराज राठौड़। और पृथ्वीराज राठौड़ की भाषा है यहाँ पे उत्तरी मारवाड़ी है। यहाँ भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखें यहाँ पे दुर्सा आड़ा ये कह रहा है कि देखो हिंदुओं के आज तक है 4 वेद हुए, 18 पुराण हुए, ये तो हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण है। दुर्सा हाड़ा ने कीर्तर बावनी लिखी, और वही दुर्सा हाड़ा है जो महाराणा प्रताप के ऊपर इन्होंने एक रचना लिखी जिसे वृद्ध छत्री कहते हैं। वृद्ध छत्री की बात करें आप लोगों से, तो वृद्ध छत्री महाराणा प्रताप पर लिखी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। कन्हैयालाल सेठिया, बेटा यहां से सवाल बन जाता है। कन्हैयालाल सेठिया ने एक रचना लिखी जिसे हम लोग पीथल और पाथल के नाम से जानते हैं। पीथल और पाथल है, ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, जिसमें पृथ्वीराज राठौड़ को पीतल कहा गया, महाराणा प्रताप को पाथल कहा गया। और ये ध्यान रखें, आपसे कभी पूछा जाए कि पृथ्वीराज राठौड़ है वो किस नाम से काव्य रचना किया करते थे, तो आप यहां भी एक इंपॉर्टेंट बनेगा, आप लोग कहेंगे सर वो पीथल के नाम से काव्य रचना किया करते थे। किसके नाम से बेटा? पीथल के नाम से काव्य रचना किया करते थे। ध्यान रखें आप लोग। तो पाथल किसे कहा है? महाराणा प्रताप को। पीथल किसको कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को। किसने कहा? कन्हैयालाल सेठिया ने। इतना आप जरूर ध्यान रखना कि आप लोगों के पृथ्वीराज राठौड़ का जो जन्म हुआ भी बिल्कुल मालूम होना चाहिए आप लोगों को। आपको वैसे याद नहीं होगा, वैसे आप लोग कहेंगे 1549 में इनका जन्म हुआ और 1599 में इनका निधन हुआ। मैं कहूंगा उस तरीके से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। हम कहेंगे महाराणा प्रताप जी है,
उनसे यहाँ रिलेशन बनाए गए हैं। महाराणा प्रताप जी के 9 साल बाद तो जन्म हुआ और महाराणा प्रताप जी के 2 साल बाद निधन हुआ। राम राम बेटा सभी को, गुड आफ्टरनून। सभी कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं ना सब लोग? एक बात जरूर ध्यान रखना बेटा यहाँ पे कि ये क्लास आप लोगों की आगामी 10 दिन तक, तब का आपका पेपर हो जाएगा 5-7 दिन बाद, तब तक आप लोगों के कंटिन्यू रहेंगे। दिन भर मैराथन चलेंगी, दिन भर बदलते हुए सब्जेक्टों की मैराथन चलेगी। कोशिश करेंगे कल परसों आपको विश्व या भारत का भूगोल का भी एक मैराथन दे दे। शाम को 9 बजे भारत का संविधान का मैराथन है, ठीक है? तो कंप्लीट आप लोगों के ये मैं यहां सिलेबस करवा दूंगा आप लोगों को। आपको बहुत आगे ले जाके मुझे पहुंचाना है, और वो कैसे करवाना है वो मुझे अच्छी तरीके से आता है। मेरे पास में पूरी सामग्री उसी हिसाब से है बेटा, ताकि बेहतरीन हम रिवीजन वहां से कर सके। तो याद हो गया, महाराणा प्रताप जी के जन्म के महाराणा प्रताप जी के जन्म के 9 साल बाद तो जन्म हुआ, और महाराणा प्रताप जी के निधन के 2 साल बाद पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म हुआ। यानी 1540 में महाराणा प्रताप जी जन्मे, तो उनके 9 साल बाद यानी 1549 में इनका जन्म हुआ। महाराणा प्रताप जी का निधन है बेटा वो 1597 में हुआ, तो उनके 2 साल बाद ये 1599 में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हुई। पूरे 50 साल जीवित रहा था। देखिए कन्हैयालाल सेठिया साहब की आप लोगों से किसी भी एग्जाम बैठेंगे तो कन्हैयालाल सेठिया साहब की आप लोगों से रचनाएं जरूर पूछता है, और मैं एक तरीके से बहुत शानदार अंदाज में आप लोगों को इनकी रचनाएं याद करवा रहा हूं। पता नहीं कब कौन सी रचना पूछ ले, मैं एक तरीका है उससे बात कर रहा हूं। बिल्कुल बेटा, सही कह रहे हैं आप लोग। जुलाई 1541 में राय सिंह का जन्म हुआ, और जुलाई 1541 में राव चंद्रसेन का जन्म हुआ, और 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ये ध्यान रखें आप लोग। अब यहां पे ये रचना है कन्हैयालाल सेठिया की। बहुत सारी रचना है, अब इन्हें फटाफट कैसे याद करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। उसको कुछ नहीं लगेगा, वो मिलान कीजिए, सम्मिलित कर दिए, कह देगा निम्न में से कौन सी रचना है जो कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है। फटाफट देखिए, आप लोग बात करेंगे आप लोगों से कि गांव का नाम लीलटांस है। गांव में एक जमीन थी, हमने पूछा उस जमीन का नाम क्या है, धरती धोरारी। हमने पूछा रे वो जमीन रा धनी कुण है, तो आवाज आई ऊंचा घर से, आवाज आई मंजला घर से, इधर से बोला कू, इधर से बोला मिंजर। रमणियारा शब्द बोला, ढीठ अधोरी काल की बातें मत कर, पीथल और पाथल आने वाले हैं। जैसे बोल रहा हूं वैसे याद होगा, मैंने वैसे ही शब्दों का जमाव कर रखा है। गांव का नाम लीलटांस, जमीन का नाम धरती धोरारी। हमने पूछा जमीन रा धनी कौन है, आवाज आई ऊंचा घर से, आवाज आई मंजला घर से, इधर से बोला कू, इधर से बोला मिंजर। रमणियारा शब्द बोला, ढीठ अधोरी काल की बातें मत कर, पीथल और पाथल आने वाले हैं। इधर देखिए आप लोग, खुली खिड़कियां और चौड़ा रास्ते से, एक लाइन बोल रहा हूं मैं, खुली खिड़कियां और चौड़ा रास्ते से आज हिमालय बोल रहा है, मेरे युग के मर्म को समझो। खुली खिड़कियां और चौड़े रास्ते से आज हिमालय बोल रहा है, मेरे युग के मर्म को समझो, अनाम को प्रणाम करके स्वागत करो। मैं हिमालय कह रहा है कि खुली खिड़कियां और चौड़े रास्ते से आज हिमालय बोल रहा है। क्या कहा बेटा? खुली खिड़कियां और चौड़े रास्ते से आज हिमालय बोल रहा है, मेरे युग के मर्म को समझो, अनाम को प्रणाम करके स्वागत करो। श्रेयस के वन फूल ने मायडारा हेला देकर कहा, आकाश गंगा में दीप किरण का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। एक बार और कह रहा हूं, ज्यादा समय है नहीं कि ज्यादा हम इसको रटाते चले, दोबारा क्लास को फिर देख लेना अगर नहीं याद हो तो। एक बार फिर मैं आप लोगों को यहां से बोल रहा हूं, गांव का नाम लीलटांस है, जमीन का नाम धरती धोरारी है, जमीन रा धनी कुण है, आवाज आई ऊंचा घर से, आवाज आई मंजला घर से, इधर से बोला कू, इधर से बोला मिंजर। रमणियारा शब्द बोला, ढीठ अधोरी काल की बातें मत कर, पीथल और पाथल आने वाले हैं। कक्को कोडरो हेमाणी ने सतवाणी से कहा, खुली खिड़कियां और चौड़ा रास्ते से आज हिमालय बोल रहा है, मेरे युग के मर्म को समझो, अनाम को प्रणाम करके स्वागत करो। श्रेयस के वन फूल ने मायडारा हेला देकर कहा, आकाश गंगा में दीप किरण का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। बेटा ध्यान रखें, सभी मित्र क्लास को शेयर करें बेटा, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। तुम लेना ही सीखे, तुम देना नहीं सीखे बेटा, और तुम्हें देना भी सीखना पड़ेगा। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करें, है ना? अगर आप लोगों को बेहतर सपोर्ट चाहिए तो बिल्कुल आप क्लास को शेयर करें, सपोर्ट देना पड़ेगा। सपोर्ट लेना ही लेना मत सीखिए बेटा, सपोर्ट देना भी सीखिए, है ना? और मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूं, हौसला मांग रहा हूं, ठीक है? आगे देखिए, ये हम लोग बात कर ही चुके आप लोगों से। रचना के आधार पर साहित्य कभी आपसे पूछे तो कितने आधार पर ही आपसे सीधा पूछता है कि निम्न में से कौन सा साहित्य है वो रचना के आधार पे नहीं है। जरा देखिए आप लोग, हमारे पास पहले आता है जैन साहित्य, चारण, ब्राह्मण, संत और लौकिक। आप गुरुजी कैसे, जरा सुनिए। जो साहित्य जैन कवियों के द्वारा लिखा गया है बेटा, उसे हम लोग जैन साहित्य कहते हैं। जो साहित्य चारण जाति के कवियों ने लिखा है उसे हम चारण साहित्य कहते हैं। जो साहित्य ब्राह्मणों ने लिखा है
उसे हम ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। राजस्थान में संत साहित्य जो संतों ने लिखा है, दादू दयाल जी, है ना, जसनाथ जी, जाम्बू जी, चरणदास जी, मीराबाई, तो जो संतों ने लिखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संत साहित्य कहते हैं। और वो साहित्य जो लोगों के माध्यम से प्रचलन में आ गया, मैं कहूं जिसके लाठी उसी का भैंस। बताइए इसका रचनाकार कौन है? कोई मान न मान मैं तेरा मेहमान, है ना, ये रचना कौन? ऐसा साहित्य जो लोगों में बातों के माध्यम से प्रचलन में हो गया, ऐसे साहित्य को बेटा हम लोग लौकिक साहित्य कहते हैं। हाँ बेटा बोलिए बोलिए बोलिए। वजीर आलम शाह, क्या बात है, बड़े बड़े नाम है तुम्हारे यार ना। ये नाम देके कई बार तो ऐसा लगता है कि यार डर लगने लग जाता है ना। चलिए बेटा, तो याद हो गए, रचना के आधार पर साहित्य 5, यानी रचनाकार है वो किस जाति से है ना, उसके आधार पर राजस्थान के साहित्य को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। अगर जैन जाति से है तो वो जैन साहित्य हो गया, अगर वो चारण जाति से है तो वो चारण साहित्य हो गया, अगर वो ब्राह्मण जाति से है तो वो ब्राह्मण साहित्य हो गया। संत साहित्य जो लोक संतों जो रचनाएं लिखी है उन्हें हमने संत साहित्य कहा है। लौकिक साहित्य का मतलब है जो लोगों में बातों के माध्यम से जो प्रचलन में आया उसे हम लोग क्या कहते हैं, लौकिक साहित्य कहते हैं। डिंगल और पिंगल में पहले बात कर चुका हूं कि अगर पश्चिमी राजस्थान के साहित्य की शैली की बात करेगा डिंगल है, अगर वो चारण जाति के कवियों ने लिखी है तो वो डिंगल है, और अगर भाट जाति के कवियों ने लिखी है तो वो पिंगल है। हमें जो कहानी, लोक कथा, कहानी ख्यात के रूप में मिलती है तो वो डिंगल है, और हमें दोहा छंद में मिलती है तो पिंगल है। जिसपे मारवाड़ी भाषा का प्रभाव है वो डिंगल है, जिसपे ब्रज भाषा का प्रभाव है वो पिंगल है। राजस्थान का सर्वाधिक साहित्य चारण जाति ने लिखा है। एक जाति हमारी मोतीसर होती थी जिन्हें हम चारणों का याचक कहते हैं, और कई बार पूछता है वो कि वीर मायन रचना किसकी है, आप लोग कहेंगे गुरुजी बदर डाडी की है। इसी प्रकार यहां बात करेंगे चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई भाट जाति के थे, इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो को जो पूर्ण करने का काम किया वो किसके द्वारा किया गया, जलन के द्वारा किया गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के जो आप लोगों का कुछ अकादमी है साहित्य से संबंधित, वहां से आप लोगों के कई सवाल बन जाते हैं। डायरेक्ट मिलान करें, सुम्मिलित करें, ये बन सकता है, या आप लोगों से डायरेक्टली पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय कहां है। राम राम बेटा सभी को, राम राम। बिल्कुल, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं? सब अच्छे हैं क्या? ये क्लास है आप लोगों के सीधा अटैक क्वेश्चन पे है, ज्ञान पे नहीं है। यहाँ सीधा अटैक कहां है? क्वेश्चन पे। डायरेक्टली आपको सवाल मिलेगा, और तुम पेपर देके आएंगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लेके डालूंगा टेलीग्राम पे। देखिए ये पढ़ाया था ना मैंने आपको मैराथन में, देखिए ये पढ़ाया था ना मैराथन में आप लोगों को। चले आगे जरा देखिए, संस्था का नाम। अगर संस्था के नाम की बात करें हम लोग तो हमारे पास में कौन सी संस्था कहां है? जैसे हम लोग बात करें पंजाबी भाषा अकादमी। देखो हमारे राजस्थान में जो पंजाब के आप लोगों के चिपता हुआ इलाका है वो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ है। पंजाबी विषय कभी वैकेंसी भी आती है टीचर लाइन में तो वो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में आती है। तो पंजाबी तो कहां गया? श्री गंगानगर में। अब हमारे पास अरबी फारसी है। भाई अरबी फारसी किन की भाषा है? मुसलमानों की। और अगर हमें अरबी फारसी का शोध करना है, क्या करना है? अकादमी नहीं, शोध संस्थान। तो हम कहेंगे गुरुदेव शोध तो हम वहां करेंगे, शोध तो हम वहां करेंगे, शोध तो हम वहां करेंगे, शोध तो हम वहां करेंगे जहां पे जो लोग रहे हैं, और मुस्लिम रियासत राजस्थान की एकमात्र टोक है। तो ध्यान रखें अरबी फारसी शोध संस्थान कहां है? टोक में है। ये शोध है, केवल आपसे उर्दू की बात करेगा। देखो क्या उर्दू को जानते हो? नहीं गुरुजी। क्या सिंधी को जानते हो? नहीं गुरुजी। तो तुम किसको जानते हो? गुरुदेव हम तो हिंदी को जानते हैं और थोड़ी थोड़ी ब्रज और संस्कृत को जानते हैं। उर्दू और सिंधी जानते नहीं गुरुदेव, हम तो हिंदी जानते हैं, थोड़ी थोड़ी ब्रज और संस्कृत जानते हैं। पांचों अकादमियां कहां है? जयपुर में है। हमने कहा क्या उर्दू जानते हो? नहीं गुरुजी। क्या सिंधी जानते हो? नहीं गुरुजी। हम तो गुरुजी हिंदी जानते हैं और थोड़ी थोड़ी सी ध्यान रखें हम लोग ब्रज भाषा और संस्कृत जानते हैं। तो ध्यान रखें पांचों अकादमियां कहां है? जयपुर में। उर्दू भाषा अकादमी, सिंधी भाषा अकादमी, हिंदी भाषा अकादमी, ब्रज भाषा अकादमी, और ध्यान रखें संस्कृत भाषा अकादमी, ये सभी कहां है? जयपुर में। इसके अलावा एक लंबा सा नाम दे दे आप लोगों को, है ना, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। लंबा नाम दे दिया। राजस्थानी भाषा भी है, साहित्य भी है और संस्कृति भी है। तो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति 3 नाम हो गया। तो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहां है? बीकानेर में। अब भाई वहां भाषा है, साहित्य है, संस्कृति है, तो सीधी सी बात है कि वहां पे पुराने किताब होंगे, और पुराने जो किताब होते हैं, पुराने जो ग्रंथ होते हैं, उन पुराने ग्रंथों को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। तो ध्यान रखें राजस्थान अभिलेखागार कहां है? बीकानेर में। यहां आपको रोकना चाहूंगा
जब इस राजस्थान अभिलेखागार की जो स्थापना हुई वो स्थापना 1955 में हुई। और ध्यान रखें आप, 1955 में क्या हुई? स्थापना हुई। 1955 में क्या हुई? स्थापना हुई। और 1960 में इसे बीकानेर ले जाया गया। ये थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ेगा कि 1955 में स्थापना हुई तो स्थापना कहां हुई? जयपुर में। और 1960 में कहां स्थानांतरित किया? बीकानेर में। और वर्तमान में कहां है? बीकानेर में। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ये बेटा बिल्कुल वजीर आलम साहब पूछ रहे हैं कि गुरुजी स्थापना कब हुई। बेटा आप चिंता मत करो, ऐसा कोई सवाल नहीं छोड़ूंगा। यहाँ राजस्थान क्लासेस की एक खास विशेषता है कि यहाँ कोई डाउट नहीं छोड़ा जाता है। आप जैसे ही मैं टॉपिक कंप्लीट करूंगा ऐसा कोई जिज्ञासा आपके अंदर नहीं रहेगी जो आप पूछे। ये बहुत बड़ा यहाँ एक वो रहता है, इस क्लास की पहचान है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी जिज्ञासा को मैं शांत करते हुए चलूंगा। मेरे क्लास ही उस हिसाब से ले रहा हूं, कोई पॉइंट ना छूटे आप लोगों का। 1955 में स्थापना कहां हुई? जयपुर में। 1960 में स्थानांतरित कहां किया गया? बीकानेर में। इसके अलावा हमारे पास देखिए भारतीय विद्या मंदिर है और एक केवल विद्या प्राच्य प्रतिष्ठान है। तब हमारे पास राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर होगी। जब हमारे अभिलेख मतलब कागज किताब कहां होंगे? बीकानेर में होंगे। तो तय मानो कि विद्या का मंदिर भी वहां होगा। लेकिन जोधपुर में जाके हमें रूप परिवर्तन करना है, विद्या मंदिर का विद्या प्राच्य प्रतिष्ठान बनाना है। अगर विद्या मंदिर का रूप परिवर्तन जोधपुर में करेंगे तो रूपायन संस्थान जोधपुर में होगा और विद्या प्राच्य प्रतिष्ठान ये भी जोधपुर में होगा। इसलिए दोनों बातों में ध्यान रखना कि यहाँ पे भारतीय विद्या मंदिर पूछेगा तो बीकानेर में है और विद्या प्राच्य प्रतिष्ठान पूछेगा तो जोधपुर में है। विद्या प्राच्य प्रतिष्ठान जोधपुर में, और ध्यान रखें भारतीय विद्या मंदिर की बात करेगा तो बीकानेर में है। इसके अलावा बात करें भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। भारतीय कलाओं को जो हमारी विशेषकर कठपुतली कला है उनको जो आगे बढ़ाने का काम किया वो भारतीय लोक कला मंडल के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना ध्यान रखें आप लोग देवीलाल सामर के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? देवीलाल सामर के द्वारा। देवीलाल सामर के द्वारा स्थापना की गई। देवीलाल सामर के द्वारा यह स्थापना की गई। ध्यान रखें आप लोग। और कब की गई? हम लोग कहेंगे सर 22 फरवरी 1952 की। 22 फरवरी 1952 को 22 फरवरी 1952 को स्थापना की गई। तो यहां पे हमारे पास बड़ा सा नाम है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है। यहां आपको गौर करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, यहां राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी है बीकानेर में। लेकिन आप थोड़ा सा गौर करके देखना कि यहां आप लोग केवल राजस्थानी साहित्य अकादमी है। अगर केवल राजस्थानी साहित्य अकादमी की बात करेगा तो आप लोग कह देंगे उदयपुर में। इसके अलावा राजस्थानी लोक संस्कृति की बात करेगा तो चूरू में है। और चारण साहित्य शोध संस्थान ऐसा लगता है गुरुजी जोधपुर, और जोधपुर जानबूझ के हमें ऑप्शन देगा तो ध्यान रखें आप। चारण साहित्य शोध संस्थान है वो कहां है? अजमेर में। महाराणा प्रताप संग्रहालय वो हल्दी घाटी में है और जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये महत्वपूर्ण संस्था थी, इनसे आपसे सवाल बन सकता है। और मैं आप लोगों को बेहतरीन तथ्यों की तरफ ले जाता हूं। देखिए बहुत सराहनीय तथ्य आप लोगों के। तुम बड़ाई मत करो, मैं खुद ही बड़ाई बहुत कर लेता हूं, है ना। आजकल कल युग में बेटा दूसरे से बड़ाई की उम्मीद मत क्या करो, है ना। दूसरे से बड़ाई की उम्मीद मत करो, अपनी बड़ाई खुद ही कर लो। तुम करे ना करे, मैं मेरी खुद की बड़ाई खुद ही कर लेता हूं। और खुद बड़ाई करके मैं बिल्कुल ये सोच लेता हूं हाँ ठीक है यार तू सही है ना। ये ध्यान रखिए लोग। तुम्हें अच्छा नहीं लगे कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं तो बड़ाई करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करूंगा। बहुत सुंदर कंटेंट। देखिए आप लोग सीधा डायरेक्टली आपको यहां से एक सवाल मिलेगा। सीधा डायरेक्टली आप लोगों को यहां से एक सवाल देखने को मिलेगा, है ना। सीधा डायरेक्टली एक सवाल देखने को मिलेगा आपको। यहां से सीधा डायरेक्टली एक सवाल देखने को मिलेगा। भरतेश्वर बाहुबली घोर हमारे पास एक रचना है ना। और राजस्थानी भाषा की पहली रचना की बात करेगा आप लोगों से। बात कर रहे हैं हम पहली और दूसरी रचना। दो रचनाएं आप लोगों को यहां पे 12वीं शताब्दी की दिखाई दे रही होगी। दो रचना 12वीं शताब्दी की, क्योंकि राजस्थानी भाषा की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है? 12वीं शताब्दी में हुई है ना। नहीं सर अच्छे हैं, चलो मान लेते, तुम लोग कह रहे हैं अच्छे हैं तो तुम कह रहे हो गुरुदेव अच्छा है तो मैं मान लेता हूं। क्या बात है भाई। हाँ बेटा क्लास का टाइम फिक्स है हमारा मैराथन का। एक तो आप लोगों के 9 बजे, अब तो आपकी मैराथन चलेगी 5-7 दिन। तो अब तो टाइम जब भी मुझे टाइम मिलेगा, रात्रि तो हमारा 9 बजे फिक्स है ही। 9 बजे रात्रि 12-1 बजे तक मैराथन। इसके अलावा आप लोगों के ये मैराथन आपको 2 बजे देखने को मिलेगी। तो 2 मैराथन आपके फिक्स है। इसके अलावा तब भी वक्त मिलता है आपको क्लास देंगे। 5-7 दिन का आपका कोई टाइम नहीं है। 5-7 जितना हो सके हम लोग उतना शानदार तरीके से रिवीजन करेंगे, है ना।
ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाए इस चार्ट में, इस चार्ट से आपका सवाल बनता है। पहले कह रहे हैं भरतेश्वर बाहुबली घोर, ये आपके 1168 ईस्वी, और भरतेश्वर बाहुबली रास है वो 1184 ईस्वी। इसके रचनाकार वज्रसेन सूरी है और इसका रचनाकार शालिभद्र सूरी है। अरे वो देवा से बोलना, नत्थू से बोलो कि लाइब्रेरी के पंखे कम कर देंगे ना, लाइट नहीं आ रही तो 4 कर दो, बच्चे इधर बैठे, क्लास चल रही है, ऊपर से डिस्टर्ब हो जाएगा ना, पंखे कम करवा दो। वो छोरे जो गेट के पास पीछे बैठे होंगे उनको साइड में कर दो, नत्थू से बोल दो ताकि कम, बेटा अभी कम करवाओ, नहीं क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। और अपना ये प्रिंटर बंद कर देना। आगे लाइट आगे, चल कोई बात नहीं, बोल देना नहीं भाई, लाइट आएगी जाएगी तो थोड़ा सा पहले से है बेटा ना, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखें आप लोग यहाँ पे वज्रसेन सूरी, तो वज्रसेन सूरी के द्वारा 1168 में भरतेश्वर बाहुबली घोर लिखा गया। देखो घोर और रास दोनों शब्द अलग अलग है बेटा, यहाँ पे हमारे पास घोर है और यहाँ पे हमारे पास रास है, गड़बड़ मत कर देना। अगर घोर है तो उसके रचनाकार वज्रसेन सूरी हैं और रास है तो उसके रचनाकार शालिभद्र सूरी हैं। राजस्थानी भाषा की पहली रचना भरतेश्वर बाहुबली घोर है और राजस्थानी भाषा की दूसरी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। ये जो बात है बेटा 12वीं शताब्दी की है। सीधा सवाल पूछेगा कि बताइए राजस्थानी भाषा की शुरुआत कहां से मानी जाती है, आप लोग कह देंगे 12वीं शताब्दी से। हिंदी का पहला महाकाव्य पूछे आप लोगों से, हिंदी का पहला महाकाव्य पूछे तो आप लोग कह दें गुरुजी पृथ्वीराज रासो है। ये पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया, चंद्रवरदाई है, ये बीच में इसे छोड़ के चले गए तो इसे पूर्ण किया, वो ध्यान रखना, इनके दत्तक पुत्र जल्लन के द्वारा इसे पूर्ण किया गया। और इसमें एक आपसे लाइन पूछता है कई बार, 4 बास 24 गज अष्टुंगल प्रमाण ताऊ पर सुल्तान मत चूके चौहान। 4 बास 24 गज अष्टुंगल प्रमाण ताऊ पर सुल्तान मत चूके चौहान। ये पंक्तियां भी किसकी है, ये ध्यान रखिए चंद्रवरदाई की है। यहां पे एक पॉइंट आया है, अचलदास खींचरी वचनिका किसके द्वारा लिखी गई, शिवदास गार्डन के द्वारा, राजस्थान की पहली वचनिका। यहां मैं बिल्कुल आप लोगों का 5 मिनट लेना चाहूंगा। देखिए अचलदास खींचरी वचनिका आपके गागरोन का एक शाखा हुआ जिससे हम लोग कहेंगे गागरोन का शाखा, गागरोन का प्रथम शाखा, 2 शाखा हुए हैं गागरोन में, तो गागरोन का जो प्रथम शाखा हुआ था वो शाखा हुआ बेटा 1423 में, 1423 में हुआ और आक्रमणकारी था मालवा का होशंग शाह। तो गागरोन का पहला शाखा हुआ, उस शाखा का हमें उल्लेख मिलता है वो अचलदास खींचरी वचनिका मिलता है। उस शाखा में जो अचलदास खींची के जो दरबारी थे वो दरबारी का नाम था शिवदास गार्डन, उस शिवदास गार्डन उस लड़ाई में मौजूद था। इसका मतलब अचलदास खींचरी जो वचनिका है उसमें लड़ाई की बात कर रहा है, इसका मतलब वीर रस की बात कर रहा है। और ये वचनिका पहले लिखी गई, राजस्थान की पहली वचनिका पूछेगा आप लोगों से तो बिल्कुल आप अचलदास खींचरी वचनिका कहेंगे, लेकिन सबसे लोकप्रिय वचनिका पूछेगा तो वो ध्यान रखें आप, वो बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका है। बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका की जो रचना हुई है वो 1580 में हुई है। देखो ये तो कहानी बहुत पहले की है, ये तो 1423 की कहानी है। और ये जो बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका का पृथ्वीराज राठौड़ लेखन कर रहे हैं, ये 1580 में लिखी गई। तो पहली आपसे वचनिका पूछेगा तो पहली वचनिका अचलदास खींचरी वचनिका आएगी। बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की बात की है, और विवाह में तो क्या होता है, श्रृंगार। तो ध्यान रखें बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका में यहाँ पे जो हमारे पास रस है तो वो रस कौन सा है, श्रृंगार रस है, सबसे लोकप्रिय वचनिका। यहाँ पे बात करें हम, देखो कि आप लोगों से 2-3 सवाल यहाँ पे बेहतर पूछेगा आप लोगों से। नंबर 1 आपसे कहेगा बताइए कि जहां पे राजस्थान का आप लोगों का पहला उपन्यास कौन सा है। 2 शब्दों को सुनना है आप लोगों को यहाँ पे, एक तो है हमारा राजस्थान का प्रथम उपन्यास और दूसरा है अपना राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास, दोनों अलग अलग है। राजस्थान का पहला राजस्थानी उपन्यास वो बेटा कनक सुंदरी है। राजस्थान का पहला राजस्थानी उपन्यास वो शिवचंद भरतिया के द्वारा लिखा गया कनक सुंदरी, लेकिन राजस्थान का है राजस्थानी में है। अब मैं कह रहा हूं राजस्थान का है लेकिन हिंदी में है, दोनों फर्क आ गया, राजस्थान का है लेकिन हिंदी में। तो राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास, तो राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास है वो है अबलाओं का इंसाफ। और ये अबलाओं का इंसाफ किसके द्वारा लिखा गया, अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। आपसे 3 सवाल पूछेगा, राजस्थान के पहले उपन्यासकार, राजस्थान के पहले कहानीकार और राजस्थान के पहले नाटककार। चाहे आपसे राजस्थान का पहला उपन्यासकार पूछेगा शिवचंद भरतिया, राजस्थान का पहला नाटककार पूछेगा शिवचंद भरतिया, राजस्थान के पहला कहानीकार पूछेगा शिवचंद भरतिया,
कुछ भी पूछे आप लोगों के, पहला उपन्यासकार, पहला नाटककार, पहला कहानीकार, आपका आंसर क्या आएगा? शिवचंद भरतिया। तो राजस्थान का पहला राजस्थानी उपन्यास शिवचंद भरतिया, राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास अबलाओ का इंसाफ, राजस्थान का पहला नाटक केसर विलास, राजस्थान की पहली कहानी विश्रांत विलास। आप नाटक और कहानी में कंफ्यूज ना हो जाएं, मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता रहा हूं कि हम कहानी कब सुनते हैं तब गुरुदेव विश्राम करते हैं, कहानी तब सुनते हैं तब सर हम विश्राम करते हैं। तो ध्यान रखें, विश्रांत विलास है राजस्थान की पहली कहानी है। और केसर खाने वाले देव लोग गुरुजी नाटक करते हैं, तो ध्यान रखें आप, केसर विलास किसकी रचना है? शिवचंद भरतिया की। विश्रांत विलास किसकी रचना है? शिवचंद भरतिया की। और बादली जो रचना है वो ध्यान रखें आधुनिक काव्य कृतियों में प्रथम रचना कौन सी है? बादली। ये ध्यान रखें चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमारा एक डायरेक्टली यहां से हमेशा कोशिश रहती है कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा से बेटा आपका सवाल बने, है ना। हिंदी में प्राचीन लिपि माला, स्पीड अगर कम ज्यादा करनी हो तो मुझे बता दीजिए, स्पीड अगर कम ज्यादा करनी हो मुझे बता दीजिए कि हिंदी में प्राचीन लिपि माला, तो हिंदी में प्राचीन लिपि माला किसके द्वारा लिखी गई? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखी गई। गौरी शंकर ओझा, हम सिरोही में दो गांव आपको ध्यान रखने हैं, एक तो बेटा हाथल गांव, हाथल गांव में तो गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ, और दूसरा गांव है हमारा रोहिड़ा गांव सिरोही में, वहां पे ये हमारा ध्यान रखें गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म हुआ। दो ही व्यक्ति तो आप लोगों को ध्यान रखना है सिरोही में, हाथल गांव सिरोही में गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ, और आप लोगों से पूछेगा कि भाई बताइए आप लोगों के दूसरा गांव हमारा रोहिड़ा गांव है, रोहिड़ा गांव में यहाँ पे गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म हुआ 1863 में। दुर्भाग्य था कि आजादी नहीं देख पाए, आजादी हमें अगस्त के महीने में मिली, और इनका जो निधन है वो ध्यान रखें अप्रैल के महीने में हो गया। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, मैं आप लोगों को बताऊं कि एक तो ये हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे, यहां से सवाल छप गया, मान लीजिए मेरी बात को आज ही, हिंदी का बहुत बड़ा विद्वान था, तो इन्होंने हिंदी में प्राचीन लिपि माला लिखी। एक तो ये सवाल हमेशा आपको एग्जाम में मिलेगा, जो मैं कह रहा हूं तो सवाल मिलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। हिंदी में प्राचीन लिपि माला, आप कहेंगे सर आप भगवान है क्या? देखो भगवान तो नहीं हूं, लेकिन मेरे पास में 15 साल का जो अनुभव है वो अनुभव मुझे सिखा देता है कि सवाल कहां से क्या पूछेगा। जरा देखिए, हिंदी में प्राचीन लिपि माला, तो हिंदी में प्राचीन लिपि माला गौरी शंकर हीराचंद ओझा की रचना है, और ये हिंदी में प्राचीन लिपि माला है। और इसके अलावा ये ध्यान रखिए, जो कर्नल जेम्स टोड है, कौन कौन बेटा? कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है, रचना किताब है, और उस किताब का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या कहा मैंने? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका जो हिंदी अनुवाद किया वो हिंदी अनुवाद भी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। क्या किया? हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद किया वो हिंदी अनुवाद भी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। तो इनकी पुस्तक के आपको याद करने का तरीका बताऊं, ये आदमी राजस्थान का रहने वाला था, तो हम कहेंगे सर ये राजपूताना का रहने वाला था, तो हमने कह दिया राजपूताना का इतिहास। राजपूताना में भी ये सिरोही का रहने वाला था, तो हमने कह दिया गुरुदेव सिरोही का इतिहास। और सिरोही में भी एक जाति निवास करती, उस जाति को सोलंकी कहेंगे, तो हमने कहा गुरुदेव सोलंकियों के इतिहास। और जब कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का इनके द्वारा हिंदी में अनुवाद किया, तो कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र भी जानते होंगे, और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को भी कैसे भूल सकते हैं। बप्पा रावल का सोने का सिक्का है, ये भी इनकी रचना है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा से आप लोगों का बेहतर यहां सवाल बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इधर मुणोत नैणसी, देखो मुणोत नैणसी से सवाल बनता है कि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी हैं, जसवंत सिंह जी के दरबारी कवि का नाम मुणोत नैणसी है। आप लोगों से बिल्कुल इनका जन्म पूछ सकता है, क्योंकि अपने आप में बड़ा व्यक्तित्व है। तो इनका जन्म 1610 में ओसवाल परिवार जोधपुर में हुआ, जसवंत सिंह के दरबारी कवि। इनके द्वारा बेटा दो रचना लिखी गई। एक रचना थी, इनका नाम है मुणोत नैणश्री ख्यात। मुणोत नैणश्री ख्यात ये सबसे लोकप्रिय ख्यात है ना। और इसमें उस जमाने में मारवाड़ की जनसंख्या क्या थी वहां तक का हमको इसमें उल्लेख मिल जाता है। बहुत प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है ये। और दूसरा है मारवाड़ परगनारा विगत। मारवाड़ परगनारा विगत को ध्यान रखें मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। आप कहेंगे गुरुजी गजेटियर का मतलब क्या होता है? गजेटियर का मतलब होता है एक ऐसा पुस्तक है जिसमें संपूर्ण इलाके की भौगोलिक जानकारी हमें यहां मिल जाए। ध्यान रखें आप लोग। संजू शर्मा कह रही है गुरुजी कोटा में नोट्स नहीं मिले बेटा,
कोटा में आप लोगों के 2 दुकानों पे नोट्स मिलेंगे आप लोगों को, श्री फलोदी बुक डिपो। एक्चुअली में क्या है, ये दुकानदार बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। ये कई दुकानदार ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े पब्लिशर हैं, उनके बहुत पकड़ में होते हैं, और बड़ा पब्लिशर वो जो बहुत चल रहा है तो वो नहीं चाहते कि एक अच्छा कंटेंट वहां मिले, तो दुकानदार किताब मंगवा के अंदर रख लेते हैं, है ना, और कहते हैं गुरुजी किताब आपकी बिक रही है। बेटा संजू शर्मा कौन सी दुकान पे गई? देखिए वहां कोटा में आप लोगों के 2 दुकानें हैं, एक तो श्री फलोदी बुक डिपो है ना, जो कि रामपुरा में है, और दूसरा एक अचल न्यूज एजेंसी, कुछ ऐसा नाम है, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, वहां आपको किताब मिलेगी। ऐसा बिल्कुल सत्यता है। मैंने आज ही एक मामला पकड़ा था, एक विद्यार्थी ने बोले सर वो किताब ऑनलाइन, मैंने कहा बेटा ऑनलाइन क्यों कर रहे हो, पास में आपकी दुकान है। बोले सब यहां से बोल रहा हूं मैं गंगानगर से। मैंने बोला बेटा उस दुकान पे जाके ले ले किताब। वो बच्चा बेचारा गया वहां पे, जाने के बाद में बोले सर किताब ही नहीं है। फिर मैंने बात की, बोले गुरुजी किताब कहाँ है, दिखवाते हैं गोदाम में। तो ऐसा हो रहा है, ये कंटेंट है ना, ये कंटेंट बहुत गजब आ रहा है, इस ध्यान रखना। एक बार बाजार में हमें संघर्ष करना पड़ेगा। पता है कि अगर ये बाजार में चल गया तो फिर मामला बहुत हाई लेवल का बनेगा राजस्थान का, इस बात को जरूर ध्यान रखें आप लोग। तो जहां भी आप किताब नहीं मिल पा रही मुझे मैसेज करें आप लोग, ठीक है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। और आप लोग फिर भी कोई दिक्कत तो ऑनलाइन मंगवाएं आप लोग, कोई बात नहीं। महीने 2 महीने की बात है, फिर ये दुकानदार नोरा निकालेंगे, गुरुजी हमारे भेज दो, फिर अपन कहेंगे क्यों भेजे तुम्हारे, चिंता मत करो, बस थोड़ा सा टाइम लीजिए। तो हमारे पास 2 रचनाएं, नंबर 1 मुणोत नैन श्री ख्यात, जो कि एक लोकप्रिय ख्यात है, मारवाड़ परगनारा विगत है। बेटा बिल्कुल मुकेश जी आज देखा है, मैंने खुद ने महसूस किया है। बच्चा लेने गया, मैंने कहा बेटा यहां से मंगवाएगा, मैं ऐसे बता देता हूं भाई तुम यहां से मंगवाएंगे 2 दिन 3 दिन लगेगा, आप बेटा पड़ोस में उस दुकानदार से ले लो। और वो दुकानदार फिर बात कर, अरे सर देते हैं वहां रख दी, बच्चों ने वहां रख दी। तो बेटा ऐसा कहीं मामला है तो मुझे बिल्कुल अवगत करवा दें आप लोग, ठीक है ना। चलिए राज करेंगे अपन, चिंता मत करो, लेकिन एक बार महीने 2 महीने बाजार में जाने दीजिए कंटेंट को। सब मामला एक तरफ, राजस्थान क्लासेस का एक तरफ, क्योंकि क्वालिटी है, सबसे बड़ी बात यह है। और वो इतिहास के नोट्स है, मैंने जो अपने ब्रह्मास्त्र नोट इतिहास के कल निकले, वो मैंने राजस्थान के एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल में अपलोड कर दिए। आप जो विद्यार्थी नए हमारे साथ जुड़ा हो, सर कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो बहुत हाई लेवल की बातें कर रहे हैं गुरुजी। हाई लेवल की बातें इसलिए कर रहा हूं कि हाई लेवल का मैटर है हमारा। आप कहेंगे सर कैसे, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप राजस्थान क्लासेस के एप्लीकेशन जाइए और आपको देखो नया राज्य व्यवस्था अपलोड कर दिया है, नया मनोविज्ञान अपलोड कर दिया है, और हम लोग नया आप लोगों के इतिहास भी अपलोड कर दिया आप लोगों के। चलिए आगे बेटा क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो मारवाड़ का संजू जी आपने बताया नहीं बेटा कि ऐसे कह रहे हो कि सर कोटा में नोट्स नहीं मिले, आप भी तो बताइए बेटा कहां गए थे, कौन सी दुकान पे गए थे, मुझे पता लगे कि आप कौन सी दुकान पे गए थे। मैंने जो 2 दुकान बताई उन पे गए थे क्या? चलिए मारवाड़ का गजेटियर, तो परगना मारवाड़ परगना विगत को यहां पे बेटा मारवाड़ का गजेटियर कहते हैं। गजेटियर का मतलब होता है एक ऐसी पुस्तक जिसमें संपूर्ण भौगोलिक जानकारी हमें एक जगह मिल जाए। तीसरा बात कर रहे हैं मुंशी देवी प्रसाद, ये जयपुर के, देखो मुंशी देवी प्रसाद से सवाल बनते हैं, मैं यहां आपसे खुल के बात करूंगा। मुंशी देवी प्रसाद साहब है, ये रहने वाले कहां के थे, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए, जयपुर के थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, मुझे अवसर मिला है मुंशी देवी प्रसाद को, क्योंकि कई जगह आप लोगों को मिलेगा। मुंशी देवी प्रसाद ये रहने वाले कहां के थे, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। गुरुदेव ये निवासी थे, तो निवासी कहां के थे, तो आप लोग कहेंगे सर निवासी जयपुर के थे। पॉइंट नंबर 1, कहां के निवासी थे बेटा, जयपुर के थे। दूसरी बात करेंगे कि इनकी जो कर्म स्थली रही है, क्या रही है, कर्म स्थली, तो आप कह देंगे गुरुजी कर्म स्थली रही है, वो ध्यान रखें आप लोग जोधपुर की रही है, कर्म स्थली जोधपुर रही है। और जोधपुर में कर्म स्थली रही है तो ध्यान रखें जोधपुर का राजा आया और जोधपुर का राजा इनको लेके चले गया, ठीक है। गुड, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। तो ये कहां चलेगा, जोधपुर, और जोधपुर में राजा इनको ले गया और वहां जाके इन्होंने जो काम किया, यहां ना ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। हाँ, तो यहां पे हम लोग बात करें तो यहां पे मारवाड़ राज्य का कानून, मारवाड़ राज्य का कानून किसके द्वारा लिखा गया, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। अब राजा भारमल किताब किसने लिखी, मुंशी देवी प्रसाद ने। कृष्णा कुमारी किसने लिखी, मुंशी देवी प्रसाद ने। और ध्यान रखें राव मालदेव का जीवन चरित्र किसने लिखा, मुंशी देवी प्रसाद ने। कानून का जानकार था बेटा, इसलिए इनके 2 उपनाम आपको और ध्यान रखने पड़ेंगे। आप एक ध्यान रखेंगे, कानून की माता और कानूनी कहा जाता है, वही मुंशी देवी प्रसाद है बेटा, जिन्होंने बीकानेर के महाराजा राय सिंह है, राय सिंह को राजपुताना का करण कहा, राय सिंह को राजपुताना का करण कहा। तो राय सिंह को राजपुताना का जो करण कहा वो किसके द्वारा कहा गया, तो ध्यान रखना आप लोग, वो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया। क्लियर बेटा। अब हम लोग एक भाषा बोलियों का मानचित्र देखेंगे, ठीक है। एक हम भाषा बोलियों का मानचित्र देखेंगे बेटा, भाषा बोलियों का मानचित्र देखेंगे। इसके बाद में हमारा
ये टॉपिक है आप लोगों को क्लोज हो जाएगा। तो यहां से हम लोग चलेंगे भाषा बोलिए के मानचित्र में। मानचित्र लगा लूं, कोई दिक्कत? चलिए, और बताइए आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं सब? मैराथन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है बेटा आप लोगों को, मैराथन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपका चेहरा है वो खिलता हुआ बाहर आएगा, ये ध्यान रखें आप लोग। क्या बात है, थानेदार नहीं जुड़ रही हमारे साथ में। देखिए बेटा, हम बात करेंगे अब आप लोगों से राजस्थान की बोलियां, एक नजर में हम निकाल लेते हैं जितनी भी राजस्थान की बोलियां हैं वो बिल्कुल हम एक नजर में आपके सामने रख रहा हूं। राजस्थान का साहित्य वाला हमने मुख्य रूप से रिवीजन किया,